हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस जैसा कि 2023 आपका 8 अप्रैल को एग्जाम लगा हुआ है, उसके श्रृंखला में जो हम अब तक 25 सेटों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करवाएं, उन सब को आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह रिवीजन के तौर पर आपको एक क्लास मिल रही है। तो अभी आप सब लोग रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न 1 से 2 बार एग्जाम में आपके आ चुका है। तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाएगा? जापान को कहा जाएगा। जापान से एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम निप्पन हो जाता है। अगर जापान की संसद पूछे आपसे तो क्या बताओगे? जापान की संसद अगर पूछ ले तो डायट होता है। क्या होता है? जापान की संसद का नाम डायट हो जाता है। तो यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बन चुका है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। और यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उगते सूरज का देश जापान को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया? ये आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया और 21 में भी प्रश्न बन चुका है। अब यहां से देखिएगा कैसे क्या क्या प्रश्न बना है। संविधान संशोधन की बात करते हैं, आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। किस भाग में है? तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन आपका हो जाता है। अगर बात करते हैं संविधान संशोधन, जैसे हमने किसी ना किसी देश से सारी प्रक्रियाएं ली हैं, तो संविधान संशोधन भी तो किसी देश से है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो 3 चीजें यहां से आपकी पूछी गई हैं कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब पूछा क्या गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। आपसे पूछे मतदान की आयु वर्तमान में कितनी है, तो बता दोगे 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। एक कैसे हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी को चैलेंज है, क्वेश्चन एक गलत कर देंगे आप सभी लोग। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर को? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और गलत होने के चांस सभी के हैं। सभी लोगों ने क्या लगाया? 5 सितंबर। बहुत अच्छे, मतलब 90% लोगों ने प्रश्न को गलत कर दिया। कैसे? हमने क्या पूछा था? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपने क्या उत्तर दिया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस क्या मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि आपने उत्तर दिया था राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर बात करें, एग्जाम में पूछे तो आप लगा के आएंगे 5 सितंबर। अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए विश्व शिक्षक दिवस जो आपका होगा वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। सिख धर्म से आपका एक प्रश्न एग्जाम में आपके बनता ही है, चाहे जैसा पेपर, चाहे जो यूनिवर्सिटी पेपर कराए, चाहे जैसा, क्योंकि ये सिलेबस में आपके है। अब सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? तो कुल 10 गुरु हुए हैं। कौन से गुरु हुए हैं? कुल 10 गुरु हुए हैं। अगर हम पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो क्या बताओगे? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगर पूछ ले संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक अगर पूछ ले तो गुरु नानक थे। खालसा जो थे संस्थापक, अगर पूछ ले सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक गुरु नानक थे। अगर पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? हम पूछते हैं किस राज्य में है, बता दीजिएगा किस राज्य में। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम पूछे किस नदी पर है, तो ये बताइएगा भांगड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर है, इसको बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। तो ये सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लगाओगे? टिहरी बांध लगाओगे। कहां लगाओगे? टिहरी बांध लगाओगे। और यह कहां पर हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है। टिहरी बांध कहां होगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर होगा। काफी अच्छी क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने इससे पहले सारी चीजों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरी वीडियो की लिंक है, आप देख सकते हैं सारी क्लासों को और अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सिलेबस नहीं जान रहे हैं, डिस्क्रिप्शन जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है
अब सूर्य ग्रहण कब होगा, अब देखिएगा से प्रश्न को मतलब ऑप्शन न देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। देखिएगा ये सूर्य है आपका, जब सूर्य है ऊपर सूर्य है, अब नीचे क्या होता है भाई, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर अगर सूर्य का प्रकाश ना आए, अगर हम कहते हैं पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना आए तो क्या हो जाएगा सर, ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश कब नहीं आएगा पृथ्वी पर, कब नहीं आएगा, जब चंद्रमा बीच में आएगा। क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तब नहीं आएगा जब कौन आएगा, चंद्रमा आपका बीच में आ जाएगा। तो चंद्रमा आपका बीच में आएगा। सूर्य को क्या कहते हैं, सन कहते हैं सर, मून चंद्रमा को यम कहते हैं और पृथ्वी को यम कहते हैं। कुछ लोग यस एम ई के नाम से ट्रिक बताते हैं, लेकिन ऐसे याद रखो पूरा कि सर सूर्य ऊपर होता है, सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, उसके कारण क्या है, प्रकाश नहीं आता तो ग्रहण हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो यहां ऑप्शन देख लो सर, अभी हमने क्या बताया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है, ये बता दो। सबसे पहले ये बताओ कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बिहार हो जाता है। क्या हो जाता है, बिहार आपका हो जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तब क्या लगाओगे, दिल्ली लगाओगे। अगर राज्य पूछ ले तब बिहार लगाओगे, अगर राज्य पूछे तब बिहार लगाना, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली लगाना, और जनसंख्या घनत्व पूछ ले कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो ऑप्शन नंबर डी 382 हो जाएगा। 7 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म आपको हमने पढ़ा रखा है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास हमने 12 क्लासें ली थी, जहां से आपका रिकॉर्ड है 20 से 30 प्रश्न आए थे जो 2022 के बीएड एंट्रेंस में। वो क्लास अगर आप कवर कर सकते हैं 2 से 3 घंटे में पूरी क्लासें आप कवर कर सकते हैं। तो पिछले साल की क्लासें हैं लेकिन सिलेबस सेम है, तो आप उसे देख करके कवर कर सकते हैं। तो वह लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जैनवाद में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन होते हैं, ऋषभदेव होते हैं। अगर जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो ऋषभदेव होते हैं। और तीर्थंकर कितने होते हैं, 3 ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तीर्थंकर कितने हुए, 24। संस्थापक कौन हुए, ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले तब महावीर स्वामी लगाओगे। वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो महावीर स्वामी लगाओगे। अगर महावीर स्वामी के बारे में एक प्रश्न और पूछ सकता है, सर महावीर स्वामी कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया, 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थंकर से याद कर लेना, पार्श्वनाथ आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बना है और बनेगा भी, नोट कर लेना। 2022 में जो प्रश्न आया था उसको भी हम बताएंगे कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो यह आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के पिता भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहा था, अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। आपसे एग्जाम में 2021 में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसने कहा, अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम से 2022 में प्रश्न मिला था। आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 32 में क्या है, सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 हो जाता है। नेक्स्ट में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। अभी कल हमने संविधान संशोधन पढ़ाया था, उसमें अनुसूचियां बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, तो 10वीं अनुसूची जो होता है किससे संबंधित हो जाती है, आपकी दल बदल से संबंधित हो जाती है। अब लेकिन पूछा क्या जाता है कि सर इस समय जो कितनी अनुसूचियां हैं, तो सर 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब यहां से प्रश्न पूछा गया कि सर 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, सर भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी, पंचायती राज से, जो पंचायती व्यवस्था से संबंधित हो जाती है। सर 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी। और 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल कानून से हो जाएगी, दल बदल से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते चलना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी।
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950 या 6 अगस्त 1952? बताइएगा। अब सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि सर योजना आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या नहीं है? तो ये आपके एग्जाम में आएगा। तो जो ऐसा कि जैसा कि संविधान के अनुच्छेद में जिसका उल्लेख होता है वह क्या होते हैं? संवैधानिक निकाय होते हैं। लेकिन योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। अब यहाँ से एक पूछा जाएगा कि सर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? सर प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, योजना आयोग की स्थापना आखिर कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब 15 मार्च 1950 को तो स्थापना हुई थी, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति पूछी जा रही है, किससे संबंधित हो जाएगी? अंडा उत्पादन, मसाला उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या फल उत्पादन? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो रजत क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन से हो जाती है। अब यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में? मसाला उत्पादन नोट कर लो, एग्जाम में बन सकता है। सर बादामी क्रांति का संबंध किससे होगा? बादामी क्रांति अगर पूछा जाएगा तो मसाला उत्पादन से हो जाएगी। सर और क्या पूछा जा सकता है? सर ग्रे रेवोल्यूशन अर्थात आपका क्या पूछा जाएगा? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। किससे हो जाएगी? उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। अगर पूछा जाए फल उत्पादन से तो सर फल उत्पादन क्या हो जाएगा? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे हो जाएगी? फल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बताइएगा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस कौन सी है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो लोग उत्तर देंगे वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर यहाँ से और क्या प्रश्न पूछा जाता है? एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर नाइट्रोजन ऐसी कौन सी गैस है जिसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस ही है जिसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से एक आपके एग्जाम में बना कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सर भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली में 1857 का विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, जनरल बख्त खां? अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन जो ढूंढ रहे होंगे कौन हो जाएगा? आप ढूंढ रहे होंगे बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर तो था, बहादुर शाह जफर की वास्तविक नेतृत्व, तो यहाँ पे पूछा क्या गया? वास्तविक नेतृत्व। अगर नेतृत्व पूछता तो बहादुर शाह जफर हो जाता, लेकिन वास्तविक नेता जैसे नाम का कोई और था और कर कौन रहा था? वास्तविक नेतृत्व आखिर कौन कर रहा था? तो यहाँ पे कौन थे? जनरल बख्त खां थे। जनरल बख्त खां वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन नाम क्या था? वो बहादुर शाह जफर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है अगर पूछा जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए पहले ऐसे कौन गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो खान अब्दुल गफ्फार खां ही थे। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, ऐसे कौन गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाते, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? बताइएगा। इसमें कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? सितार, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, गिटार? ये तीनों नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? अब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सितार के द्वारा। किसके द्वारा? सर सितार के द्वारा। यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है सर? सर माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का जानते हो? अगर नहीं जानते हो लिख लो। सर माइक्रोफोन का क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करती है? एक माइक्रोफोन करता है।
यहाँ से और एक प्रश्न पूछा गया सर लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या है? तो लाउड स्पीकर आपको बता दें क्या होता है सर, ध्वनि देता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। और माइक्रोफोन क्या होता है सर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब देखिएगा आर्निथोलॉजी का संबंध किससे हो जाता है? आर्निथोलॉजी का संबंध पूछा जा रहा है शैवालों से होगा, पक्षियों से होगा, भूकंप से होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बता रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चैनल पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर के बीएड एंट्रेंस की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। और प्रतिदिन आपको वीडियो दी जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं और आपके एग्जाम में ऐसी कोई क्लास नहीं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ना मिले। अब देखिएगा आर्निथोलॉजी का संबंध पूछा जा रहा है किससे हो जाएगा, तो पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन से कौन हो जाएगा, आर्निथोलॉजी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पूछा एक प्रश्न और एग्जाम में आ चुका है कि सर जो भूकंप का अध्ययन को होगा ये किसके अंतर्गत होगा, तो सिस्मोलॉजी के अंतर भूकंप का अध्ययन होता है। सर फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या है, शैवालों का अध्ययन होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, सर शैवालों फाइकोलॉजी अर्थात शैवालों का अध्ययन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर कौन सी अदिश राशि है। सर अदिश राशि क्या होती है, अगर हम आपसे पूछे सर अदिश राशि क्या होती, सदिश क्या होती। सर अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती। क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं सर, अदिश राशि कहते हैं। सर जैसे कौन हो जाएगा, जैसे विद्युत धारा हो जाता है, कार्य हो जाता है। ये क्या है, विद्युत धारा आपकी क्या है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह क्या होती है, सदिश राशि होती है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें आप देख ही रहे हैं विद्युत तीव्रता, त्वरण और बल आघूर्ण, ये सब की क्या हो जाएंगी, सदिश राशि हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सदिश राशि हो जाएंगी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। आरटीजीएस का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होगा, रियल टाइम गेन सेटलमेंट होगा, या रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट होगा, या रियल टाइम गेन स्टेटमेंट होगा, बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिएगा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग 1 दे रहे हैं नोट कर लो, 1 से 2 बार क्लास को रिवाइज कर लेना, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है किसी भी रूप में, अर्थात छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, कौन सा निषेध करता है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15। तो अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत कौन है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अब एक प्रश्न और पूछा गया, सर उपाधियों का अंत किसके अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत होता है। एक प्रश्न पूछा, अनुच्छेद 15 पूछा जाता है, वंश जाति लिंग के आधार पर जो होता है कोई भेदभाव नहीं होगा, तो अनुच्छेद 15 कहता है। तो 3 प्रश्न में अस्पृश्यता का अंत सर अनुच्छेद 17, और आपका उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करे गए तो कौन है, अनुच्छेद 15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा जा रहा है, कब मनाया जाएगा, 2 नवंबर को, 2 दिसंबर, 2 जनवरी या 2 सितंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स बैबेज हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चार्ल्स बैबेज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर है, नदी के तट पर, तो सूरत आपका तापी नदी के तट पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, कौन होंगे, बाणभट्ट या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या कबीर दास, कौन हो जाएंगे, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है जो आपका कबीर दास की रचना, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी, कोई कबीर दास की रचना जिसमें 3 रचनाओं को एक में संकलित किया गया, बताइएगा कौन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप पूछा जा रहा है किस खेल से? क्रिकेट से, फुटबॉल से, लॉन टेनिस से या हॉकी से? बताइएगा डेविस कप किससे हो जाएगा? तो लॉन टेनिस से हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया था सर देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध सर क्रिकेट से हो जाता है। किससे हो जाता है? सर देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाता है। लॉन टेनिस जो होता है सर डेविस कप से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आखिर क्या है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी पूछा जा रहा है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या शतरंज से? तो यहाँ पे आपका संतोष ट्रॉफी किससे हो जाएगा? सर फुटबॉल से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थात फ्रंटियर गांधी, अभी हमने बताया भी था आपको, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सर खान अब्दुल गफ्फार खां या खान साहिब या महात्मा गांधी या लियाकत अली खां? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। और पहले गैर भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? सर खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, विज्ञान, साहित्य या चलचित्र? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? बोरलाग पुरस्कार बताइए। तो ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस में दिया जाएगा? कृषि क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? 14 दिसंबर को, 3 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को या 16 सितंबर को? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 16 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। सर समताप मंडल में क्या होगा? ओजोन परत आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आखिर कौन सा होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है या पूछा जा रहा है? मुंडको उपनिषद से, रामायण से, महाभारत से या अर्थशास्त्र से? तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका लिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र कौन हो जाते हैं? चाणक्य हो जाते हैं। चाणक्य, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की हो जाती है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉल्स्टॉय, तस्लीमा नसरीन? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो जाती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना पूछा जा रहा है, कौन सी हो जाएगी? तो रघुवंशम आपकी कालिदास की रचना होती है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना होती है, कुमार संभवम कालिदास की रचना होती है। और इसमें आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सर जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। और पूछा जाता है सर जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपकी येन हो जाती है। जापान की मुद्रा क्या हो जाती है? येन हो जाती है। और पूछा क्या जाता है सर जापान की संसद का क्या नाम है? तो संसद अगर पूछा जाए तो संसद आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो संसद का नाम डायट हो जाता है। संसद का नाम क्या हो जाता है? डायट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर पूछा जा रहा है, सर किसकी आत्मकथा हो जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंजन, APJ अब्दुल कलाम? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता कब है? सर 1976 में होता है।
42वां संविधान संशोधन सर 1976 में होता है। क्या होता है? इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या मूल संविधान जब लागू हुआ था, क्या वहां पर मौलिक कर्तव्य जो थे, तो जो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब पूछा जाता है सर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए या 11 लागू हुए? वर्तमान में कितने हैं सर? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, लेकिन लागू कितने हुए थे सर? 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हमसे पढ़े हो तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1976 में हुआ। इसे कौन से संविधान की संज्ञा दी जाती है? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सर? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब 10 मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में प्रश्न कहां पूछा जाएगा सर? मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस ऑप्शन में आएगा। लगा देना, बिल्कुल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अनुच्छेद 51A से क्या संबंधित है सर? मौलिक कर्तव्य संबंधित हो जाएगा। भाग 4A में पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सर 10 मौलिक कर्तव्य तो लागू हुए थे, लेकिन 11वां कौन सा है? तो सबसे पहले 11वां नोट कर लो। 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा, या 86वां संविधान संशोधन 2002 कहता है। और ये पूछे कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य माना जाएगा। यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों सही करके आओगे, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब पहला ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय नदी को, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हो तो सर गंगा नदी हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो डाउट तो है नहीं। अब सर गंगा राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? 2004 में, 2008 में, 2014 में या 2016 में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो 2008 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उन सभी के पास शेयर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ये सारी प्रिपरेशन करवा दें, मात्र जो जितना टाइम आपको मिल रहा है अभी। अब 4 सिरों वाला शेर जो होता है, जिसको भारत सरकार राजकीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वह स्थित है सर। 4 सिरों वाला शेर जो है भारत सरकार राजकीय चिन्ह। अब राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाता है? राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक पूछे तो सर क्या हो जाएगा सर? अशोक हो जाएगा। सर अशोक को कहां से लिया गया है? या तो आप सभी लोग बता दोगे सर सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया सर? अशोक को सारनाथ से लिया गया है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सर अशोक चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है सर? सत्यमेव जयते लिखा होता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा है सर सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राजकीय अशोक कहां से लिया गया? अशोक सर कहां स्थित है? सारनाथ में। और वहां अशोक के नीचे क्या सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वह कहां से लिया गया? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब पानीपत का प्रथम युद्ध बात करते हैं, सन बता दो सर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव इसी की दम पर डाली थी। अब देखो राणा सांगा और बाबर के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कुतुब खान या राणा सांगा के बीच, अकबर और राणा सांगा। हमने बाबर की बात की तो सर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में क्या होता है सर? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था? बाबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त के मंत्री। अब देखो यहां से प्रश्न देखो, हमने इतने दिन आपसे क्या पूछा? उस दिन बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा सर। जो होता है पुस्तक जो होती है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी हो जाती है? आप कहते थे कि चाणक्य की पुस्तक हो जाती है अर्थशास्त्र। देखो प्रश्न का पूछने का तरीका। अब यहां पे क्या पूछा गया? देखो प्रश्न को घुमाया गया। आप इसमें सोचते कि आखिर क्या पूछा जा रहा है? चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण फेमस हुए। अब चंद्रगुप्त के जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि चंद्रगुप्त के मंत्री जो थे कौटिल्य, ये महान ग्रंथ के कारण किसके कारण प्रसिद्ध हुए? हमने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में, कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो भाई कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगी? अर्थशास्त्र हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र ही तो पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न का लेवल देखो बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए
करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। अब महाभियोग के द्वारा किसको किसको हटाया जा सकता है, ये लोग जान रहे हो, किसको किसको हटाओगे। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। सर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगेगी, तो 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 जो हो जाएगा, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। असम, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा आपका कहां पर हो जाएगा, सर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर ये सुंदरवन डेल्टा की, तो सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन, अगर कच्चे जूट का उत्पादन पूछे तो सुंदरवन डेल्टा में कच्चे वन जूट का उत्पादन कहां पर होगा, सर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के ये जो है सुंदरवन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रश्न बन चुका है सर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये एशिया का भी पूछा जा सकता है, दुनिया का, विश्व का, किसी तरह ऑप्शन मिल जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप बता दो तो क्या लगाओगे, दीवार द्वीप, कुइविल द्वीप या मुनरो द्वीप या माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप हो जाएगा और आपका यह कहां पर हो जाता है, सर असम में हो जाता है। कहां पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार राज्य के, अब देखो आपके यहां से क्वेश्चन आ गया सर, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। हमने उस दिन पढ़ा रखा था सर, शेरशाह जो था, शेरशाह का मूल नाम क्या है, फरीद है। शेरशाह का एग्जाम में प्रश्न बन चुका है सर, शेरशाह का मूल नाम क्या होता है, फरीद होता है। और शेरशाह का मकबरा कहां है, सर सासाराम बिहार में हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर, शेरशाह का मकबरा कहां होगा, सासाराम बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दो। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जा रहा है, चाहे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ले या आपसे पूछ ले यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गारेट वल्ली या सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती है। लेकिन ऐसे थोड़ो है, एक प्रश्न और पूछा जाता है सर, क्या पूछा जाता है सरोजनी नायडू जी से, ये सरोजनी नायडू जी कौन थी, 1925 की बात करो, कांग्रेस अधिवेशन 1925 होता है सर, कौन सा होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में आपसे पूछा जाता है सर, कलकत्ता अधिवेशन 1925 में हुआ था और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगर पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में होता है और कौन सा अधिवेशन होता है, आपका कानपुर अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन तो एनी बेसेंट थी और कानपुर अधिवेशन क्या होता है, 1925 में कौन हो जाती हैं, ये आपकी सरोजनी नायडू होती हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो बिल्कुल लगा देना सर, ऐसे ट्रिक याद कर लो, ब्रह्म ब्रह्म याद करो, BR लिख के याद कर लो सर। ब्रह्म समाज, ब्रह्म ऐसे लिख लो, ब्रह्म ऐसे लिखोगे तो ब्रह्म सर B से ब्रह्म हो जाएगा, R से राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है, नव जागरण का आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये मिल जाता है ऑप्शन में कभी कभी। अब आपसे पूछा जाता है सर, एक प्रश्न और पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज पढ़ा भी रखा है, एग्जाम में बार बार ट्रेंड भी होता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने किया दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन भी चुका है। वंदे मातरम जो हो के रचयिता कौन है, अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका एक सा करेक्ट होना चाहिए। अब वंदे मातरम की जो पूछा जाता है कि वंदे मातरम सर किसमें रचित था, तो मूलतः संस्कृत में था। अब ये किसने रचित किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह सर्वप्रथम गाया कब जाता है, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर, वंदे मातरम जो होता है यह कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि वंदे मातरम सर कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से,
पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया। किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, देखो ये अधिगम से प्रश्न है आपका। डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाएगा? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, वाक संबंधी समस्या से। आखिर ये किससे संबंधित होगा? डिसलेक्सिया पूछा जा रहा है तो ये पढ़ने संबंधी विकार हो जाता है, पढ़ने संबंधी समस्या से हो जाता है। आखिर 3 और देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। सर पढ़ने संबंधी समस्या अगर आती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर गणित से संबंधित या गणितीय कौशल में कोई समस्या आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डिसकैलकुलिया कहा जाएगा। अगर बच्चा मौखिक रूप से जैसे फंस जाता है तो क्या हो जाता है? डिस्फेजिया। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता जो हो जाए तो अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन भी दिया जाता है और सारी चीज़ें जो बताई जाएंगी एग्जाम में यहाँ से आएंगी। अब भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा होगा? शब्द होगा, पद होगा या वाक्य होगा या कौन सा होगा? बताइएगा। अगर यहाँ पे देखो वर्ड दिया गया होता, वर्ड दिया होता तब वर्ड और ध्वनि में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अब कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, क्योंकि वर्ड दिया नहीं गया है और लघुत्तम इकाई पूछा गया है। तो क्या बताओगे? ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? यह प्रश्न पूछा गया है। वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विराम जैसे अब विराम जो चिन्ह होते हैं कहाँ से लिए जाते हैं? सर विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए, अंग्रेजी भाषा से लिए गए। कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? सर विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। पूछा गया कि किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सर वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती या विनय पत्रिका? प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान से 3 प्रश्न एग्जाम में आपके बीएड एंट्रेंस में बनते हैं। तो कौन होगा? मजलिस होगा, स्टोर्टिंग होगा, डायट होगा या कांग्रेस होगा? तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाता है? सर डायट हो जाता है। जापान की अगर बात करते हैं सर, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर ईरान की संसद का क्या नाम है? तो ईरान की संसद का नाम मजलिस हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर कांग्रेस किस संसद का हो जाता है? तो यूएसए की संसद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक आशियाना बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है तो आपको तो एग्जाम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो आपको एक एक नंबर आपको नोट करना पड़ेगा। एक एक नंबर मिल करके तब जाके आप 90 प्लस 100 प्लस जाओगे। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा होगी? तो दूध की शुद्धता की बात की जा रही है। अगर पूछा जाए दूध में सर शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो सर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर लैक्ट शब्द आ जाए तो वह समझ लो दूध से संबंधित हो जाएगा। सर लैक्ट शब्द बोले तो लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर दिख रहा है यहाँ पर, तो सर लैक्टोमीटर क्या हो जाएगा? सर दूध की शुद्धता मापी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत, देखो पासे की क्लास हमने ले रखी, अब प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट कर लीजिए, पासा आपका सही हो जाएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब देखो पासा जब ऐसे दिया गया हो तो कुछ करना नहीं, आपको इन पासों में देखना है सर कॉमन क्या है, कॉमन क्या चीज़ें। सर पासा हमने बताया था 1 से 6 तक कुल अंक होते हैं, तो सर इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 3 5 देखो, इसमें क्या है 2 3 5 दिख रहा है, सर 6 2 4 दिख रहा है। अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? सर इसमें कॉमन तो सर हमें 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो 2 आपको 2 कॉमन था, 2 लिख लेना था, 2 कॉमन था 2 लिख लेना था। फिर 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है, सर 3 लिख लिया। 3 के बाद क्या आता है सर? 5 आता है, तो 5 लिख लिया। फिर देखो सर 2 यहाँ पर था, फिर 2 लिखा,
फिर सर 4 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 6 लिख लिया। पूछा क्या गया है सर 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत देखो कौन सा हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यह सर पूछा जाता है अगर 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक नहीं दिख रहा है इसमें, तो सर 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 2 हो जाता, 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत क्या है 6 है। बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हूबहू दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति इनमें से कौन सी होगी। दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा, अब देखो दर्पण बन कहाँ रहा है सर नीचे बन रहा है, अर्थात जल प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो जब ये बन रहा है तो इसको पलट दो, और जैसे पलटोगे तो ये चीज़ जो है इधर आएगी। अब ये इधर किस में बना है सर, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना है, तो सर बना किस में है सर, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या तो सभी लोग कर लेते कि सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है सर कौन थी, तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है 1885 में होती। कौन करते हैं, संस्थापक कौन होते हैं, होम होते हैं, प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। अब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू जो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी आपकी, एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि सर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय अगर लगा दे तो सरोजनी नायडू होंगी, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होंगी। 2 पॉइंट नोट कर लेना, गलत नहीं करना है। सर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा भारत में पहली रेलगाड़ी जो है किसके शासनकाल में और कब चली, बताइएगा कब चली और किसके शासनकाल में चली। अब पहली रेलगाड़ी की अगर बात करते हैं तो सर ये कब चली थी, सर 1853 में चली थी, 1853 में चली थी। सर कहाँ से चली थी, सर मुंबई से। कहाँ से चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। और ये किसके शासनकाल में चली थी सर, यह लाल डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर जो है कि प्रथम रेल किसके शासनकाल में, सर लाल डलहौजी के शासनकाल में। पूछा जाए सर जो होगा आपका, पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न, सर रेलगाड़ी प्रथम कब चली थी 1853 में, लाल डलहौजी के शासनकाल में, और 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि मैनेजमेंट को अगर इस तरह कूटबद्ध किया जाता है तो गेट किस प्रकार कूटबद्ध होगा। देखो इन प्रश्नों में अगर ऐसे प्रश्न आता है कि कुछ भी लिखा हो, देखो मैनेजमेंट को क्या लिख दिया गया, ऐसे कोड कर दिया गया, तो इसमें देखना क्या है, आप 2 चीज़ें देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखना क्या सर, इसमें मैनेजमेंट में देखो कौन सा अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है, सर अक्षर कौन सा रिपीट हुआ है, सर ए रिपीट हुआ है, देखो सर ए रिपीट हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। सर यहाँ पे तो क्या है, तो यहाँ पे भी तो 2 रिपीट हुआ है, 2 ए, यहाँ पे 2 बार, मतलब ए का कोड क्या हो गया सर 2 हो गया, ए का कोड 2 हो गया। इसका मतलब चीज़ें क्या है, इसी में से उठा करके कोड कर दिया गया। तो ऐसा अब देखो जो मैनेजमेंट में शब्द अक्षर लिखे हुए हैं, क्या गेट उसमें उसी का पार्ट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। सर जी भी दिख रहा है यहाँ पर, ए भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर टी भी दिख रहा है, और ई भी दिख रहा है। तो गेट देखो यहीं से लिया गया है, तो गेट का कोड भी आपको कर देना है। सर टी का कोड कितना होता है, सर 6 होता है। देखो टी का कोड कितना हो रहा है सर 6 हो रहा है, टी का कोड कितना हो जाएगा 6 हो रहा है। सर ई का कोड कितना हो रहा है, देख लो ई का, सर 1 इधर से पीछे से चले आओ, 1 2 3, सर 1 2 3, ई का कोड कितना हो रहा है सर 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। हमने क्या बताया था सर गेट लिखा हुआ है, और जैसे GATE करोगे तो सर टी कितने पे आया सर 6 पे आया, ई 5 पे आया। तो देखो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा सर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब या तो सी होगा या डी होगा, प्रश्न को ऐसे हल करना था। अब देखो सर GA, अब ए का कोड कितना है सर, ए का कोड देख लो सर, ए का कोड तो 2 दिख रहा था, तो सर ए का कोड भी 2 लिख लो। अब जैसे 2 करोगे तो लास्ट से 265 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, देख लो बिल्कुल सही हो गया। बगैर देखे उत्तर भी दे सकते थे, हल करके चेक करके। हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना था, आप अब कर लोगे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। दी गई बिन आकृतियों में लड़का लड़की एवं बच्चे के संबंध दर्शाने हेतु सर्वोत्तम कौन सा होगा। अब इसमें संबंध आपको दर्शाना है, वेन डायग्राम का प्रश्न है रीजनिंग का, कि लड़का है जैसे देखो ठीक है। अब देखना क्या है सर, जैसे लड़का हो गया फिर लड़की, तो ये क्या है, दोनों क्या किस में श्रेणी में आएंगे, तो ये बच्चे की श्रेणी में आएंगे। ये ऑप्शन किस में बन रहा है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और पर आधारित पृथ्वीराज रासो किस
की रचना है। आपसे पूछा जाएगा सर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो वह किसकी हो जाएगी, चंद्रबरदाई की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सर पृथ्वीराज रासो है तो किसकी जीवनी पर आधारित है, तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर आधारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ की स्थापना पूछा जा रहा है तो कौन हो जाते हैं सर, सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु कौन होंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अकबर व हेमू के बीच, सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है, सर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। लेकिन किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, सर आपसे डेटा पूछा जाएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 में हुआ, और पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ, तो अकबर व हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित समाज सेवी संस्था का क्या नाम, समाज सेवी संस्था का नाम पूछा जा रहा है, तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका करेक्ट होना चाहिए, तो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर प्रश्न 3 और पूछे जाएंगे, सर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, तो 1828 में होती है, और कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, सर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, 1839 में की थी। आपसे एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। आरबीआई की बात करता है, आरबीआई सबसे पहले देख लीजिए। सर आरबीआई क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं, तो सबसे पहले जान लो आरबीआई जब देता है तब क्या होता है। सर आरबीआई जब बैंकों को जो ऋण देता है, आरबीआई को कहा क्या जाता है, नोट कर लो, बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब आरबीआई को सर बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब ये बैंकों को जो ऋण देता है उसे क्या कहेंगे, तो रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं जब यह बैंकों को ऋण देता है। अब जब बैंकों को ऋण देता है तो रेपो रेट कहते हैं, और जब उल्टा बैंक इसको ऋण दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, जब आरबीआई बैंकों को देगा तो रेपो रेट, और जब बैंक आरबीआई को देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। पूछा जाए हुई कब थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। काफी अच्छा प्रश्न है। आराम बाग किसने बनवाया था, जहांगीर, अकबर, हुमायूं या बाबर। बताइएगा कौन सा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बाबर जब दफनाया गया था सबसे पहले आराम बाग में ही दफनाया गया था, बाद में एक काबुल में दफनाया गया था। पूछा जाता है कब्र कहाँ है, तो ऑप्शन काबुल मिलेगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। 4 क्वेश्चन, चारों इंपॉर्टेंट हैं। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रानडे, इनसे संबंधित कुछ मिशन है समाज की स्थापना की, उसको आपको बताना है। अब देखिएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ए का थर्ड आपका सही हो जाएगा। सर ए का थर्ड किसमें किसमें है, सर ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब देखते हैं सर विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो बी का 1 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो सी का देख लीजिए। सर दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। कहा था वेदों की ओर वापस लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सी का 4 किसमें किसमें है, भाई सी का 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर डी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैसे, सर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं,
विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं, एम.जी. रानडे प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा सर, थर्ड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आपका बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की आवश्यकता है। बताइएगा 1917 का ऐसा कौन सा सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह गांधी जी का था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को क्या आते हैं, भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो उसी दिन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह कौन था जो एक बड़ा विद्रोह का कारण बना, तो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया, तो 1942 में शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। अब पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल और नरम दल क्या थे, किस अधिवेशन के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो इसमें गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बट गए थे। कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था 1907 का। ये क्या हुए, 2 अलग अलग गर्म दल और नरम दल में बट गए थे। पूछा जाता है गर्म दल के नेता कौन थे, तो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और कौन थे, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, जी.के. गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या गांधी जी ने। बताइएगा होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल के सबसे निचली परत है तापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या क्षोभमंडल। पूछा जाता है, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि सर सबसे निचली परत क्या होगी, तो आपका क्षोभमंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जाता है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी, क्षोभमंडल में घटित होंगी। पूछा जाएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कपास के उत्पादन में अग्रणी है। अब बताइएगा गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, तेलंगाना होगा या गोवा होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो कपास और मूंगफली दोनों लिख लो। कपास और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य या प्रथम राज्य कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाता है सर, गुजरात हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है डॉक्टर बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, के. सुब्बा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रहेगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। संवैधानिक सलाहकार की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या मूल कर्तव्य थे, तो जी नहीं थे। पूछा जाए जोड़े कब गए, तो सर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में जोड़े जाते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य, सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, सर 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। जोड़े कब गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इससे पहले प्लेलिस्ट में क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। बताएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। बात करते हैं संसद की, तो संसद में क्या क्या शामिल होता है, सर राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ये तीनों होता है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब पूछा गया सर सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जा रहा है। अब यहाँ से युवा दिवस से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सर राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही तो 12 जनवरी को मनाया जाएगा, जबकि 12 अगस्त की बात कर लेते हैं तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे हैं। अब देखो, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना पूछा जा रहा है, किसने की थी बताइएगा? महमूद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने? बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। पूछा जाता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? अकबर के ही शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास और कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा होगा? तो चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है देश बंधु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिए जिनको क्लास की जरूरत है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।